हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको वन बाय वन मिलते जाएंगे। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये चैप्टर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है ना। स्पेशली वो सब्सक्रिप्शन का पार्ट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, एडवांस। तो ये क्वेश्चन में एटलीस्ट आई कैन गारंटी ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ एनपीओ मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, जिसमें आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले वीडियो में बताया था बेटा, एग्जाम में आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन भी लिखना है और उसके नीचे आंसर लिखना है। ओके, अदरवाइज यू मे लूज मार्क्स। Select the most appropriate answer from those given below. So let us take a highlighter. Not for profit concern renders dash services to public at large. तो भाई ये सोशल सर्विसेज देती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये कलर चेंज कर देते हैं, है ना, बहुत डार्क हो गया है। सो वी कैन हैव अ लाइट कलर। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सोशल सर्विस देती है बेटा, सोशल सर्विस, है ना, वो कमर्शियल मोटिव नहीं होता है उनका। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। तो इसमें कभी कभी आपको नहीं आता है तो डिस्कार्ड वाला सिस्टम खेलने का। तो डोनेशन मतलब तो मिला है ना, तो सी और डी तो कैंसिल हो गया, वो तो एक्सपेंस है, तो अभी बचा क्या, ए और बी। तो डोनेशन फॉर अ स्कॉलरशिप फंड, तो अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है तो उसे कैपिटल फंड बोला जाता है। अगर सिर्फ ऐसे ही डोनेशन दे दिया तो उसको रेवेन्यू बोला जाता है। तो यहां पे बोला गया है डोनेशन किसके लिए है, स्कॉलरशिप फंड के लिए है, तो इसका राइट आंसर है कैपिटल रिसीप्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कजिन है। अगर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव है, तो साल के एंड में पीएनएल बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ ये ढूंढना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, पर एटलीस्ट जाने तो सही ना एट द एंड कि इस साल में क्या नफा नुकसान हुआ। नॉट इन टर्म्स ऑफ रियल प्रॉफिट और लॉस, बट क्या इनकम ज्यादा थी एक्सपेंस से या क्या एक्सपेंस ज्यादा थे इनकम से। तो एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीएनएल का कजिन है। बिजनेस के लिए पीएनएल, एनपीओ के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स। तो मैं मेरे बच्चों को बार बार बोलता हूं, ये ना इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज मत करो। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंस के लिए ऐसे फिट हो गया दिमाग में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। हम एक क्लब हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स हैं, तो मेंबर ने, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, तो रिसीवेबल है। तो आई टेल देम टू यूज द वर्ड रिसीवेबल इंस्टेड ऑफ आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है, वो एसेट है, पैसा लेने का बाकी है, तो वो हमारे लिए एक एसेट है। इसका उल्टा एग्जैक्टली, subscription received in advance during the accounting year is what, तो is a liability। अगर मिलना बाकी है ये एसेट है, तो एक्स्ट्रा मिल गया है, ज्यादा मिल गया है, ज्यादा भी नहीं, आई एम सॉरी, जल्दी मिल गया है, नेक्स्ट ईयर का इस साल मिल गया, तो ये तो लायबिलिटी हो गया बेटा, अ लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, इसको सरप्लस बोलते हैं बेटा, सरप्लस। Next, not for profit concern prepares dash account instead of P&L account to know the result। ये अभी तो डिस्कस किया बेटा, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला जाता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, पहले वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आगे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके ऊपर आने वाले हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट FYJC में जो हमने कैश बुक सीखा वो है, पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं समझाता हूं। तो एक एग्जांपल लेने दो मुझे। कैश बुक हम जब बनाते थे FYJC में, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द एग्जैक्ट फॉर्मेट, ओके, पर कैश बुक
हम डे वाइज बनाते थे ना, कैश बुक को डे बुक भी बोलते हैं, मतलब एवरी डे के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। 1 अप्रैल को क्या बैलेंस था, 2 अप्रैल को कितने पैसे आए, फिर से 5 अप्रैल को कुछ पैसे पे किए, तो डे वाइज हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बुक और बैंक बुक से ही बनता है, पर ये समरी फॉर्म में होता है। समरी फॉर्म का मतलब, मेरे पास इमेजिन करो कैश बुक है पूरे 12 महीने का, पूरे 12 महीने का एक्सेल में मैंने बना के रखा है, और कुछ फॉर्मूला डाला मैंने कि रिसीप्ट साइड में जितने भी सब्सक्रिप्शन थे ना, मुझे ऐड करके बता दो। तो अलग अलग दिन को अलग अलग सब्सक्रिप्शन आए थे, कुछ 2 अप्रैल को आया था, कुछ 2 मई को आया था, कुछ कैश में आया था, कुछ बैंक में आया था। तो ये सब का टोटल करके मुझे दे देगा। तो जो भी आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा है वो समरी है, वो डे वाइज ट्रांजैक्शन नहीं है, पूरे साल का टोटल वहां पे दिखा रहे हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला, टोटल हमें डोनेशन कितना मिला, टोटल एंट्रेंस फीस कितना मिला, सो दैट इज द टोटल ऑफ द होल ईयर। Similarly, all the payments which are shown to us is expenses or money paid during the whole year. Salary paid during the whole year, insurance paid during the whole year. So all payments during the whole year. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश अकाउंट का कजिन है, ठीक है ना, समरी है। इनफैक्ट कैश और बैंक अकाउंट से ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। उसमें इनकम या एक्सपेंस नहीं होता है, उसमें रिसिप्ट और पेमेंट होता है। तो एट द एंड, अभी सवाल पे आते हैं, हम तो बहक गए हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कैश ऑन हैंड रिप्रेजेंट करता है सर, है ना। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, जो एंड में हमारे पास कैश बचा है, वो कितना बचा है वो रिप्रेजेंट करता है कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है बेटा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो सोशल सर्विस का काम कर रही है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी राइट द वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन पहले आप सेंटेंस लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और उसके नीचे आंसर लिखिए या उसके राइट में आंसर लिखिए, जैसे आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। प्रेफरेबली राइट में अच्छा है, तो एक टेबल जैसा बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है और राइट हैंड साइड में आपका जो आंसर है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विस टू सोसाइटी ओनली, है ना, सर्विस दे रही है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ P&L अकाउंट, अगेन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इसको बोला जाता है, इसको दो नाम दे सकते हैं। एक नाम दे सकते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, या इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ओके, दोनों चलेगा आंसर, हाँ बेटा, स्पेसिफिक डोनेशन या कैपिटल रिसिप्ट। ओके, रिसिप्ट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, अभी लिखा ऊपर, इसी को कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, जो नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं मिलता है बेटा। नेक्स्ट, एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें डोनेशन मिला है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? कैपिटल रिसीप्ट। उसको हम सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे। पर अगर कोई डोनेशन दिया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, अगेन मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि आप किसी स्कूल को, जहां से आप पढ़ के आए हैं, वो स्कूल को आप डोनेशन देने गए, है ना, ट्रस्टीज जो है उनको डोनेशन देने गए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया या नहीं बनाया, व्हाटएवर, और ये रहा डोनेशन। अगर आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि ये डोनेशन XYZ पर्पस के लिए यूज करना है, देन दे हैव टू शो इट एज अ लायबिलिटी। बट अगर आप उनको बोल रहे हो ये लो डोनेशन सर, थैंक यू सो मच, एंड यू कैन यूज इट वेर एवर यू थिंक फिट, देन इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू डोनेशन, और उसको इनकम में लिखेंगे। तो कैपिटल डोनेशन अगर होगा तो लायबिलिटीज में, और रेवेन्यू डोनेशन होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, income which is, I'm sorry, an account which records only revenue items is called what?
income and expenditure account. Okay, next, account which records only cash transaction in case of not for profit concern, तो भाई इसका नाम है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश का लेन देन लिखा जाता है, जितना कैश आया रिसीप्ट, जितना कैश गया वो पेमेंट. इनकम विच इज अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. ये क्या होता है भाई? इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर. अब अर्नड और रिसीव्ड दो अलग वर्ड हैं, यही हमें क्लियर नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे. अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड मतलब मेरा लेने का हक तो बन गया है पर मिला नहीं है, मे बी नेक्स्ट ईयर मिलेगा क्योंकि अभी ड्यू नहीं हुआ है. तो ऐसे इनकम को हम अक्रूड इनकम बोल सकते हैं या इनकम रिसीवेबल बोल सकते हैं. ठीक है, अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल. लेट मी राइट बिलो दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द राइट. ओके, तो नीचे लिख रहा हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा? अक्रूड इनकम, और वी कैन से इनकम रिसीवेबल. आउटस्टैंडिंग इनकम लिखोगे तो भी चलेगा, आई डोंट रिकमेंड बट यू कैन राइट. क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है ना, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने, फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत ध्यान से इसको समझा था. तो क्रेडिट बैलेंस अगर होगा यानी क्रेडिट साइड बड़ा है यानी इनकम बड़ा है, तो इधर वर्ड प्रॉफिट नहीं यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं सरप्लस. तो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड व्हाट? सरप्लस. excess of total assets over total liabilities of a not for profit concern. तो इसको कैपिटल फंड बोला जाता है. बच्चे लोग कभी कभी सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, नॉट अ गुड आइडिया. यू शुड राइट द वर्ड कैपिटल फंड. All such receipts which are non-recurring in nature and not forming part of a regular income flow. तो non-recurring है और रेगुलर इनकम नहीं आता है, दोनों एक ही बात होती है. इसको कैपिटल रिसीप्ट बोला जाता है बेटा. क्या बोला जाता है? कैपिटल रिसीप्ट. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन. रीजन लिखना जरूरी है. अगेन आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और उसके बाद हेडिंग लिखोगे रीजन और फिर रीजन लिखोगे. रीजन 2 या 3 लाइन मैक्सिमम काफी है, पर रीजन मैच होना चाहिए आपके आंसर से, ट्रू या फॉल्स से. कभी कभी देखा गया है बच्चे ट्रू या फॉल्स तो सही लिखते हैं पर रीजन कुछ भलता ही लिखते हैं, तो आइडियली यू शुड नॉट गेट मार्क्स देन. एनीवेज, नॉट फॉर प्रॉफिट डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव. ओके, तो ये सही स्टेटमेंट है भाई, ट्रू है. तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. इट्स मेन एम इज टू सर्व पीपल और सोसाइटी, जनरल पब्लिक और देयर मेंबर्स, है ना. सिर्फ मेंबर को या सोसाइटी को या जनरल पब्लिक किसी को भी. एंड इट इज नॉट फॉर्म्ड विथ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. दे आर नॉट डूइंग बिजनेस एंड देयरफॉर they don't have a objective of making profit. Charitable institution prepare P&L at the end of every financial year. No sir, ये false statement है, एकदम सफेद झूठ है. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. अंग्रेजी में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड दे डोंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नो बॉस, बहुत सारे डिफरेंस के पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. एग्जाम में बहुत सारे नहीं लिखने, पहले तो फॉल्स लिखो आप, फॉल्स, और फिर मेजर पॉइंट्स लिखो. 1-2 पॉइंट्स. रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट records all receipts and payment during the year, whereas income and expenditure records only revenue income and revenue expense of the year. ठीक है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट. एकदम सही बात, दो में से एक तो होगा ना, आइदर सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा. तो ये ट्रू है, अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू. इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस देन इट इज कॉल्ड सरप्लस. इफ एक्सपेंस इज मोर देन इनकम देन इट इज कॉल्ड डेफिसिट.
रिसिप्ट एंड पेमेंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, सरासर गलत, झूठ, फॉल्स। तो रीजन क्या लिखोगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट एंड देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्यों भाई? फॉल्स है स्टेटमेंट। सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न wants to know financial position at the end of the year, hence they prepare balance sheet at the end of the year, just like a business organization. Purchase of sports equipment is a capital expenditure, एकदम सही statement है। इसका reason क्या लिखोगे? Sports equipment generally have a life of more than 1 year and hence sports equipments are treated as capital expenditure. Income and expenditure is a real account, false, ekdam false. Income and expenditure is a nominal account having income and expenses. Okay. Receipt and payment account contains only transaction relating to current year. एकदम गलत, एकदम गलत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट है, तो इस साल जितना भी कैश आया मैं रिकॉर्ड करूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता है मैं एक टीचर है, मेरा कोचिंग क्लासेस है, तो मुझे 3 टाइप के बच्चे फीस देते हैं। एक वो बच्चे जो इस साल पढ़ रहे हैं और इसी साल फीस दे दिया, एक वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर पढ़ने आने वाले हैं, आप आओगे क्या? वेलकम। एक वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर पढ़ने आने वाले हैं और अभी से एडवांस में एडमिशन ले लिया, फीस दे दिया। और एक वो बच्चे जो लास्ट ईयर पढ़ चुके थे पर किसी कारण लास्ट ईयर वो अपना फी पे नहीं कर सके थे, है ना? तो ऐसे भी हम करते हैं बाय द वे क्लास में, राइट? जो नीडी पर्संस होते हैं उनका फीस हम वो जब इनकम अर्न करे तब लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी होता है। तो मुझे 3 लोगों से फीस मिलता है, लास्ट ईयर के बच्चे से, इस साल के बच्चे से और नेक्स्ट ईयर के बच्चे से। ये तीनों के तीनों मेरे कैश अकाउंट में आएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स आएगा सर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स व्हाट? It can include receipt or payment of last year, current year and next year. But income and expenditure account only has transactions of current year. अगर मुझे इस साल का प्रॉफिट निकालना है, मेरे क्लास की बात कर रहा हूं, तो मैं इस साल की फीस माइनस इस साल के एक्सपेंस से ही प्रॉफिट निकालूंगा ना, ठीक है? तो ये फॉल्स है, इसका रीजन मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड, एकदम सही, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रू है ये। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नेवर एंगेज्ड इन बिजनेस एक्टिविटी या ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है? ट्रेडिंग एक्टिविटी। नॉट फॉर प्रॉफिट इज कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे समझाने जैसा नहीं है, मैं सीधा लिख के जाऊंगा आगे। Receipt and payment account falls under the category of real account, बता दिया ऑलरेडी। In receipt and payment account, the summary of cash and bank, सिर्फ कैश नहीं लिखना, कैश एंड बैंक transactions are recorded. Income and expenditure account is similar to profit and loss account of a trading concern. Credit side of receipt and payment account shows, तो डेबिट साइड पे रिसीप्ट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ P&L, इसका आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट इसलिए बेटा क्योंकि ये रिकरिंग होता है, मेंबर है तो हर साल उनको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड ओनली टू करंट ईयर। ये अभी तो बात किया ना बेटा, सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शन होते हैं, किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, आंसर इन 1 सेंटेंस। आई थिंक आई कैन स्किप दिस, मैं क्विकली बोलूंगा क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी बोल दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? So not for profit concern is a service organization. Its main aim is to serve members or society or general public. It is not formed with a profit motive.
Which organization prepare income and expenditure? So not for profit organization prepare income and expenditure account. What is receipt and payment account? Receipt and payment account is a real account. It is a summary of all cash and bank receipt and cash and bank payment during the year. Why income and expenditure account is prepared? Income and expenditure account is prepared to find out surplus और डेफिसिट, है ना. इसमें इसका थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हैं. सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस या डेफिसिट ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, व्हाटएवर, तो वो आप लिख सकते हो एक सेंटेंस में. व्हाट इज कैपिटल फंड? सो एक एग्जांपल लेते हैं. से हमें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है और हमारा जो गांव है उसमें धोनी का गांव है ना, रांची. तो रांची के कुछ मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि अपने एरिया में ना क्रिकेट इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो थोड़े लाइक माइंडेड पर्सन्स मिलते हैं और वो एक क्लब बनाते हैं. जैसे अपना गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब काफ़ी फेमस है, तो वैसे क्लब बनाते हैं. और वो क्लब का पर्पस क्या है? क्रिकेट को प्रमोट करना. तो वो जो पहले पैसे लेके आएंगे टू फॉर्म अ क्लब, to then using that money buy land, buy equipment, construct a building, so that money that they bring in first is called capital fund. It is a capital receipt. तो क्या लिखोगे आंसर में? Capital fund is money contributed by members. It is a non-recurring receipt and it is shown on the liability side of balance sheet. What is subscription? तो इसका उल्टा एकदम. तो ये जो एक बार सारे मेंबर्स पैसा लेके आए फिर क्या बाय बाय टाटा? नहीं ना बाबा, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा. तो जितने लाइक माइंडेड पर्सन है उनको मेंबर बना दिया. उनको बोला अभी भाई खरीद तो लिया है सब कुछ, अभी ग्राउंड है, मेंटेन करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, मट्टी डालना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह. कोच लेके आने पड़ेंगे, उनको सैलरी देना पड़ेगा, बैट्स लेके आने पड़ेंगे. तो भाई हर महीने भी तो, हर साल भी तो पैसे लगेंगे, तो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. वही मेंबर्स जो हैं उनके बच्चे यहाँ पे कोचिंग लेंगे और फिर खेलेंगे आईपीएल में. तो ये जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है? रेवेन्यू इनकम है. सो सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ रिकरिंग इनकम एंड शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. व्हाट इज लेगेसी? वाओ, लेगेसी का मतलब से एग्जांपल, आई एम अ वेरी रिच पर्सन. ओके, एग्जाम्पल लेने में क्या जाता है? सो आई एम अ वेरी रिच पर्सन एंड आई एम थिंकिंग कि मैं ना मेरे विल में लिख के जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद पूरे कांदिवली के बच्चों के लिए जो मेरा ज़मीन है ना, पूरा 100 एकड़ का ज़मीन, वो डोनेट कर देना और उस पर बहुत ही बढ़िया क्या बनाना? प्लेग्राउंड बनाएंगे. पढ़ाई का स्कूल बनाते हैं क्या? कॉलेज बनाते हैं? नहीं नहीं, बहुत है कॉलेज. तो प्लेग्राउंड बनाएंगे कांदिवली में बहुत बड़ा और सबको खिलाओ बस. तो लेगेसी, लेगेसी का मतलब किसी भी पर्सन ने कोई एक चीज़ गिफ्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन को, आइदर कैश गिफ्ट किया है या जनरली कैश नहीं गिफ्ट होता है, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट होता है, लैंड गिफ्ट होता है, बिल्डिंग गिफ्ट होता है, कोई इक्विपमेंट गिफ्ट होता है, विल में लिख के गए हैं. लेगेसी मतलब जो पीछे छोड़ के गए हैं, है ना, उसका लेगेसी ऐसे बोला जाता है. तो लेगेसी इज अ गिफ्ट गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन विच इज डोनेटेड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिजीज्ड अंडर हिज विल. ओके. What is surplus? Surplus is excess of income over expense. What do you mean by non-recurring expense? So non-recurring expense, as the name suggests, are non-recurring. They are called as capital expenditure. Example, if I buy a fixed asset, then it is called a non-recurring expenses because a fixed asset is going to be used for a longer period and वही fixed asset तो मैं बार बार नहीं खरीदूंगा. To which account surplus and deficit is transferred? Surplus और deficit होना चाहिए, दोनों साथ में कैसे होंगे? तो surplus और deficit both are transferred to capital fund. Surplus is added to capital fund. Deficit is deducted from capital fund. Oh wow! अब ये complete the table. पहले common sense करते हैं और फिर formula देते हैं. Income है, expenditure है और surplus है. वो जो question mark है उसको fill करना है. तो मैं सोच रहा हूं 10,000 मेरा इनकम है, 5,000 नुकसान हो गया, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया, तो एक्सपेंस हो गया हमारा 15,000. 8,000 इनकम है, 4,000 सरप्लस बच गया है, मतलब खर्चा 4,000 ही हुआ होगा. कॉमन सेंस से सोच रहे हैं हम लोग, राइट? ओके. 8,000 सरप्लस है, 15,000 खर्चा होने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग 15,000 माई सरप्लस इज 8, सो विच मीन्स माई इनकम विल बी 23. 7,500 is my income, expense is 9,000, which means there is a
deficit of 1500, deficit 15,000 is my income, expense is 11,300, so ये हो गया 12,000 और ये 3,700 इज माई सरप्लस. ओके, अब कोई कोई बोलते हैं नहीं सर ये मजा नहीं आया, हमको आप फॉर्मूला दे दो, कुछ इक्वेशन दे दो, हम एक्स वाई करके आंसर लेके आएंगे. तो ठीक है, आपको फॉर्मूला दे देते हैं. तो फॉर्मूला ये है बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सरप्लस, और अगर नेगेटिव में आया तो डेफिसिट. इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सरप्लस, अगर पॉजिटिव है तो, और आंसर नेगेटिव में आया तो डेफिसिट. तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं. हाँ, पहला 10,000 माइनस एक्स इज, ये 5,000 डेफिसिट है ना, तो मैं माइनस 5,000 लिखूंगा. अब इसको सॉल्व करूंगा तो x 15,000 आ जाएगा बेटा, तो ये आ गया आंसर 15,000. अब इधर हमने कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, इधर फॉर्मूला लगा दिया, बस आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक मैकेनिकली. नॉट अ वेरी हेल्दी वे ऑफ सॉल्विंग. ओके, 8,000 माइनस एक्सपेंस इज सरप्लस है बेटा, तो 4,000 लिख दिया. अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 4,000 आएगा, तो ये हो गया 4,000. थर्ड, x माइनस 15,000 इज 8,000, तो सर मिल गया ना, x 23,000. वेरी गुड बेटा, x आ गया 23,000. फोर्थ है 7,500 माइनस 9,000 इज इक्वल टू x, सो x इज माइनस 1,500. तो ये 1,500 क्या है बेटा, डेफिसिट है. एंड द लास्ट वन इज 15 माइनस 11,300 विच इज इक्वल टू x. x इज 3,700, पॉजिटिव आ गया तो 3,700 को हम बोलेंगे सरप्लस. राइट, गुड. सेकेंड टेबल, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर. पहले क्या करें, अब मैं सीधा सीधा इक्वेशन पे जाता हूं, कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा. नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा. तो देखते हैं क्या टेबल क्या बोलता है. सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सेकेंड कॉलम है टोटल वाला, उतना पैसा हमने जेब से निकाल के दिया है. 1,100 रुपया हमने सैलरी पे किया है. कभी इस साल पे किया, इसमें से 100 रुपीज प्रीपेड है. जो 1,100 मैंने दिया वो पूरा इस साल का नहीं है, 100 रुपीज नेक्स्ट ईयर का है. अच्छा, तो इस साल का कितना, तो इस साल का 1,000 रुपया हुआ सर. जनरली बच्चे पेमेंट और एक्सपेंस में कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों को उनको सेम ही लगता है. पैसा गया मतलब एक्सपेंस हुआ. अरे नहीं बाबा, अकाउंट्स में दो अलग अलग मतलब है. पेमेंट मतलब पैसा गया, एक्सपेंस मतलब इस साल का गया. आई विल रिपीट, पेमेंट मतलब पैसा गया, वो सही है, पर एक्सपेंस वर्ड जब यूज करते हैं तो इस साल का पैसा गया या इस साल का पैसा जाएगा, वो दोनों एक्सपेंस है. तो 1,100 हमने दिया, पूरा इस साल का है. नहीं सर, 100 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो ठीक है ना, इस साल का 1,000 रुपया है. ये हो गया प्रीपेड का. अभी मैं फोर्थ एग्जांपल लेता हूं. 1,200 हमने दे दिया, 1,200 दे दिया, और अभी 200 देने का बाकी है. तो क्या 1,200 एक्सपेंस है? नो, इस साल का एक्सपेंस 1,400 है. फाइनल अकाउंट्स में आप कर करके थक गए होंगे, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग. तो इस साल का सैलरी का एक्सपेंस कितना है? 1,400. 1,200 दे दिया, 200 देने का बाकी है. इस साल का कितना? 1,400. तो एक फॉर्मूला देते हैं ये कॉन्सेप्ट के बाद. तो दो अलग अलग सेक्शंस बना के लिखता हूं. पेड लेस प्रीपेड इज एक्सपेंस एंड पेड प्लस आउटस्टैंडिंग इज एक्सपेंस. ठीक है, पेड माइनस प्रीपेड इज एक्सपेंस एंड पेड प्लस आउटस्टैंडिंग इज एक्सपेंस. तो देखते हैं, 1,100 पेड है, 100 प्रीपेड है, तो एक्सपेंस कितना हुआ बेटा? 1,000 रुपया. इधर लिखा हमने. प्रीपेड है 2,700, पेड है, प्रीपेड नहीं पता, और एक्सपेंस बोला गया है 2,000. तो प्रीपेड कितना हो गया बेटा? 700. ठीक है. थर्ड, 8,250 पेड है, माइनस प्रीपेड नहीं पता, और एक्सपेंस 6,650 है. तो ये बैलेंस निकालेंगे तो 1,600 आएगा बेटा प्रीपेड. समझ रहा है? ओके. अभी तीनों आउटस्टैंडिंग वाले हैं तो राइट में करेंगे. 1,200 पेड है, 200 पेड नहीं किया है बेटा, तो एक्सपेंस कितना? 1,400. नेक्स्ट, x प्लस 600 इज 5,100.
600 पे नहीं किया है, टोटल खर्चा 5100 है, तो एक्सपेंस हुआ बेटा 4500, ठीक है ना। 1800 प्लस एक्स इज 2200, तो ये हो गया बेटा आपका 400। आई होप क्लियर है। अब ये एक्सपेंस के लिए है, कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए बहुत अच्छा टेबल है बेटा, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और ये जो है वो इनकम के लिए है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकम में उल्टा होता है जो एक्सपेंस में होता है। पहले टेबल तो समझ लें। इधर पहला सेकंड कॉलम है टोटल रिसीव्ड, रोकड़ा कितना मिला। रिसीव्ड इन एडवांस या अक्रूड। रिसीव्ड इन एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का, इस साल मिल गया। अक्रूड मतलब इस साल पढ़ा तो दिया पर मिला नहीं है, कोरोना चल रहा है तो नहीं मिला है, कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा अगर सब ठीक रहा तो अभी इनकम कितना है। अगेन बच्चे मिस्टेक करते हैं, रिसीव्ड और इनकम सेम समझते हैं, सेम नहीं होता है बेटा। तो क्या होता है सर बताओ, तो बता ही तो रहा हूं ना, रिसीव्ड लेस एडवांस इज इनकम। रिसीव्ड लेस एडवांस इज इनकम एंड रिसीव्ड प्लस अक्रूड इज इनकम। रिसीव्ड प्लस अक्रूड इज इनकम। तो रिसीव्ड कितना है 1300। रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर का इस साल मिल गया कितना 200 रुपया। अच्छा बेटा, तो इस साल का इनकम कितना है 1100। नेक्स्ट x माइनस 400 इज 1400। तो इनकम 1400 है, 400 नेक्स्ट ईयर का मिला है, तो इस साल एक्चुअली कितना मिला सर 1800 मिला। क्यों इतना चिल्लाते हो। नेक्स्ट 2650 माइनस x इज 2000 विच मीन्स 600 है, वो एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का अभी मिला है। नेक्स्ट अभी अक्रूड वाला है, अक्रूड मतलब रिसीवेबल होता है बेटा, ओके। तो रिसीव्ड पता नहीं, प्लस 290 इज 3190, तो रिसीव्ड हो गया आपका 2900, ठीक है 2900। नेक्स्ट 1700 प्लस x इज 2150, तो x मिल गया बेटा 450 एंड द लास्ट वन 2600 प्लस 500 इज x, तो x आ गया 3100, ओके। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50,000 फॉर 3 months। बच्चे लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में सचमुच गड़बड़ करते हैं, जो मंथ का कैलकुलेशन है वो ठीक से नहीं करते हैं, तो यू मस्ट डू इट प्रॉपरली। ये तो बहुत ही चिल्लर है बेटा, 50,000 10% और 3 months, ठीक है 1/4। अब मैं इसको ओरली सिखा दूं एक बार। 50,000 का 10% 5,000 होता है, 5,000 को हाफ से डिवाइड करो 2,500 होता है, और एक और बार हाफ से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि 1/4 करना है ना, तो 1/2 दो बार कर दो, तो 2,500 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1250 होगा। कोई डिवीजन करने का जरूरत नहीं है, ओरली हो जाएगा। 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 1 year 80,000, ये तो काफी सिंपल है, एक साल का ही लेना है। 80,000 इंटू 12/100 ये होगा 9,600, 12 8s are 96। ये बेटा क्वेश्चन गलत है, जो सोल्यूशन दिया है बुक में वो गलत है बेटा, मैं समझाता हूं क्या। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, सो से मेरा स्कूल है और स्कूल में सब स्टेशनरी पड़ा है, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह पड़े हैं, 5,000 रुपए का स्टेशनरी पड़ा हुआ है। मैंने 7,000 का स्टेशनरी परचेज किया इस साल, तो आया 7,000 का स्टेशनरी, टोटल कितने का हो गया 12,000 का। ये आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, वो जिससे मैंने खरीदा उसको पैसे नहीं दिए हैं, उससे स्टॉक का या कंजम्पशन का कोई लेना देना नहीं है, वो तो बैलेंस शीट की आइटम है, लायबिलिटीज में जाएगी। तो 5,000 का स्टॉक था मेरे पास, 7,000 का मैंने खरीदा यानी 12,000 हुआ। साल के एंड में 1,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, तो 12 था, एक अभी भी है, मतलब कंज्यूम कितना हुआ 11,000, है ना। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, कंजम्पशन इज इक्वल टू, कंजम्पशन पूछा है बेटा, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखता हूं, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है 5,000, परचेज कितना है 7,000, लेस क्लोजिंग कितना है 1,000,
तो आंसर आएगा 11,000। उन्होंने सोल्यूशन में ना आंसर 23,000 दिया है, तो उन्होंने वो आउटस्टैंडिंग बिल भी ऐड कर दिया 12,000। पता नहीं क्यों ऐड किया। आउटस्टैंडिंग परचेज का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो परचेजेस अगर 19 है और उसमें से 12,000 नहीं दिया है तो ऐसा बोला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हमने इग्नोर किया है ये सोल्यूशन में। आई होप थिंग्स आर क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, सैलरी 10,000, आउटस्टैंडिंग 5,000, कैलकुलेट सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो 10,000 पे कर दिया है, ये पेड वर्ड लिखा नहीं उन्होंने, दे शुड राइट सैलरी पेड 10,000, आउटस्टैंडिंग 5,000, तो एक्सपेंस हो गया 15,000, है ना। अभी तो सिखाया बेटा 15,000। नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक्स। बुक्स में भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं एनपीओ में। बुक्स हमारे लिए एसेट होता है, आप मानते नहीं हो भले, है ना, बुक को फेंक देते हो 1 साल बाद, पता भी नहीं कहाँ है, पर बुक आपके लिए एसेट होता है। मे बी सिलेबस का बुक जाने दो, पर ऐसे काफी सारे बुक्स हैं जो आप पढ़ोगे, उसको फॉलो करोगे तो इट विल बिकम एन एसेट फॉर यू। तो बुक्स को आप एनपीओ के जो सम्स करते हैं ना, उसमें आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हो, नहीं करना है, उसको एसेट ट्रीट करना है। उस पर डेप्रिसिएशन भी दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे इधर दिया है। तो 5,000 डेप्रिशिएट करने के बाद बैलेंस 45,000 आया है, तो ये 50,000 होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो नींद में भी कर लेंगे हम। वेरी गुड। फाइंड द ऑड वन आउट, ये इंटरेस्टिंग है और इसमें मिस्टेक करते हैं। ट्रेडिंग, पीएनएल, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। तो ये ऑड वन रिसिप्ट एंड पेमेंट है जो एनपीओ से रिलेटेड है, बाकी तीनों बिजनेस से रिलेटेड है। मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड सैलरी। सैलरी ऑड मैन आउट है क्योंकि ये एक्सपेंस है, बाकी तीनों एसेट है। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरसिटी, लॉकर रेंट। सब्सक्रिप्शन, ये जो स्टेशनरी है वो ऑड मैन आउट है क्योंकि ये एक्सपेंस है, बाकी तीनों इनकम है। रिलायंस, वीणा विद्या मंदिर, लक्ष्मी और मनोज स्पोर्ट्स क्लब, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑड मैन आउट है क्योंकि ये बिजनेस करता है, एनपीओ नहीं है। सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट और कैपिटल फंड, इसमें नेट प्रॉफिट ऑड मैन आउट है, बाकी तीनों वर्ड एनपीओ से कनेक्टेड है, नेट प्रॉफिट वर्ड बिजनेस से कनेक्टेड है। ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, है ना, ये मेरा रूटीन है, ये करना पड़ता है हर वीडियो के बाद, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपके फ्रेंड्स को शेयर करना। जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट किया है कि हम रोज 2 या 3 वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं रात को 10 बजे। सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, अकाउंट्स के, मैथ्स 1 के और मैथ्स 2 के। एंड आई एम श्योर जो स्टार्टिंग के 20 मार्क्स हैं वो 20 के 20 आपको रोकड़ा मिलना चाहिए। दैट इज माई गारंटी टू यू कि अगर सारे वीडियोस देखोगे तो पक्का आपको 20 on 20 आ जाएगा। मैं सिर्फ आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। एंड आई एम श्योर ये एक्सप्लेनेशन सुन के जो नॉर्मल सम्स हैं उसमें भी फायदा होगा। जैसे बुक्स का एग्जाम्पल दिया, वो नॉर्मल मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड कीप लिसनिंग टिल योर एग्जाम्स। थैंक यू।